बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम we were discussing इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान, उसका हम राइट अप और डिस्कस कर रहे थे कि उसको कैसे लिखा जाएगा उस डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट जो है वो फंक्शनल एनेक्स। इसमें फंक्शनल एनेक्स में बेसिकली जो फंक्शनैलिटी जो है उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परफॉर्मर्स की जो रिस्पॉन्ड करें उसको देखा जाता है। तो वो जो भी हमने एक्शंस लेने हैं वहाँ पे उसका इफेक्टिव रिस्पांस क्या होगा, और इसके अलावा रिस्पोंडेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसी और डिजास्टर्स के लिए। तो उसमें जो दायरा के टैग है कि कौन सा बंदा इंचार्ज है, और उसमें इन्होंने कुछ बातें जैसे अर्ली वार्निंग, पब्लिक इंफॉर्मेशन कौन फॉलो करेगा। इसके जो बेसिकली बुनियादी हिस्से हैं वो इधर थोड़ा डिटेल में नहीं दिए, लेकिन मैं आपको तरतीब से बता देता हूँ कि एक्चुअली इसमें 7 पार्ट्स हैं उसमें फंक्शनल एनेक्स में। तो एक पहला पार्ट ये होता है कि आपने जो फैसिलिटी है जिसमें हम अपनी इमरजेंसी जो सर्विसेज उसको लेके चलें, जो हमारा हेडक्वार्टर है जहाँ से हम रिलीफ जो डिजास्टर में हम एक हेडक्वार्टर बनाते हैं, जहाँ से हम सारे जो कंट्रोल रूम होता है, जिस तरह वॉर के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है जहाँ से हम तमाम ऑपरेशन आगे दे रहे होते हैं, जितना डिजास्टर के अंदर भी कंट्रोल रूम होते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली जो जगह होती है वो एट द सेंटर ऑफ, आप कह सकते हैं कि डिजास्टर वाली जगह की बिल्कुल सेंटर में होती है कि हर जगह को अप्रोच किया जा सके, इक्वल डिस्टेंस पे अप्रोच किया जा सके वहाँ, और थोड़ी सेफ व्यू हो, वहाँ पे इसको सेंटर को बनाया जाता है। तो उसमें जो है वो उसको हमने सेफ एरिया में लोकेट करना है, और उसको जो कंट्रोल सेंटर है हमारा, और उसको हमने अल्टरनेट लोकेशन देनी है अगर वो जो सेंटर है वो किसी वजह से खुद भी डिजास्टर में जैसे इफेक्ट हो गए। पहली चीज। सेकंड जो है उसमें हमने बेस्ट स्पेस कॉन्फ़िगरेशन हमने कम्युनिटी की तय करनी है। मिसाल के तौर पे हमने डिटरमिन करना है कि कितने हमें उसमें वो जो हम हेडक्वार्टर है उसमें कितने रूम्स होंगे, और कौन कौन से पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उस हेडक्वार्टर में काम करेंगे। तीसरा जो है वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं और एक्वायर करने हैं इक्विपमेंट्स और सप्लाईज, जिसमें हमारे पास फोन्स, कंप्यूटर्स हैं, फैक्स मशीन, डेस्क, टेबल्स, चेयर, पेपर, पेंसिल्स और इस तरह की जितनी हमारी इक्विपमेंट है वो इसका एक पार्ट है। वो हमने इक्विपमेंट और सप्लाई उस हेडक्वार्टर को देनी है। चौथे हमने एड्रेस करना लाइफ सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को, जिसमें हमारी जिसमें जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं डायरेक्ट उनको स्लीपिंग अकोमोडेशन चाहिए, फूड सर्विस चाहिए, वाटर रिसोर्स चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल सप्लाईज चाहिए, हीटिंग और एयर कंडीशनिंग जो है ये हमें चाहिए। उसके बाद चौथा जो है उस हेडक्वार्टर में हम जो बैकअप पावर और कम्युनिकेशन वो भी हम रखते हैं कि जेट के पावर डिस्टर्ब हो जाए किसी वजह से इमरजेंसी के अंदर, तो हम बैकअप पावर हम कम्युनिकेशन को कर सकें। उसमें हम हैंड में रेडियो, सेटेलाइट रेडियोस होते हैं हमारे पास, जनरेटर्स वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद जो हेडक्वार्टर की जो पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको हम अपडेट रखते हैं। उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पब्लिक के भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। इसके अलावा हम भी क्लैरिफाई करते हैं कि ये ओपन कब किया जाएगा, हेडक्वार्टर का ओपन होगा, मिसाल के तौर पे इन केस ऑफ टोर्नेडो वॉच में ओपन होगा, वार्निंग में हम इसको ओपन करेंगे, या किस स्टेज में हम इसको ओपन करेंगे। तो वो उसके कमांड सेंटर जो होता है वो फंक्शनल एक्सिस के थ्रू उसमें सारे ऑपरेशंस जो हैं वो उसके थ्रू करते हैं। वो बाद में कमांड करते हैं बाकी इदारों को, जिसमें हम उसके अंदर जो रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग्स हैं हमारी, और ऑपरेशन और इमरजेंसी सर्विसेज जो हमने देनी है, ट्रेनिंग देनी है, डिजास्टर एक्सरसाइजेज जिसमें एसएआर सर्च एंड रेस्क्यू की है, वो मैनेजिंग एक्सरसाइज उसको कैसे करना है, और पब्लिक एजुकेशन इसमें अवेयरनेस, और फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लान, और एविएशन ऑपरेशन जो हैं वो हमने कैसे करने हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से अगर हम हट के काम करें तो वो हमारा इसमें क्या होगा, लीडर ऑफ प्रोफेशनलिज्म आ जाता है इसके अंदर। ये सारी चीजें उसका एक पार्ट होती है ये फंक्शनल एनालिसिस का। इसको तो हम थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें फंक्शनल एनालिसिस पे, मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी थोड़ी सी क्विकली। एक इसमें बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक्सरसाइजेस का हम जिक्र करेंगे, सर्च एंड रेस्क्यू में हम जब बात करेंगे व्हाट आर टाइप ऑफ एक्सरसाइज में, वो सिमुलेशन ऑफ जो इमरजेंसी है उसको हम कैसे हम करेंगे। उसमें
ड्रिल भी हम करवा सकते हैं, जिसमें हम सिंगल फंक्शन पे जोर देते हैं। उसमें हम टेबल टॉप मॉक इमरजेंसी फंक्शनल एक्सरसाइज करवा सकते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स रिकवरी एक्टिविटीज है, वहाँ हम फंक्शनल एक्सरसाइज और फुल स्केल हम एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, जिसमें हम मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पार्ट बना के एक फुल स्केल इवेंट जनरेट करते हैं और वो एक लाइव रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं। तो उसको फिर हमने मैनेज करना है उस एक्सरसाइजेस को। उसमें हम तौर पे टेस्टिंग उसकी कैसे होगी और चैलेंजेस उसमें हम क्या फेस करें पार्टिसिपेंट्स, और एक्सपेक्टेड एक्शन क्या होने चाहिए लोगों के, और मैसेज हम उसको कैसे पहुंचाएंगे, वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, एनहांसमेंट कैसे होगी। तो एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन और अदर कंसिडरेशन जो है वो हम इसके अंदर कैरी करेंगे। फिर उसके बाद जो है पब्लिक एजुकेशन और सर्च एंड रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज, ये सारा काफ़ी डिटेल के टॉपिक्स हैं ये, इसमें हम कवर कर सकते हैं। एक्सरसाइजिंग द इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान है कि जैसे मैंने बताया कि टेबल टॉप एक्सरसाइज का मैंने अभी जिक्र किया आपसे, एक्सरसाइजिंग द यूपी में कि जो बेसिकली इसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि टेबल टॉप एक्सरसाइज का मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ यहाँ पे कि ये बेसिकली इनफॉर्मल डिस्कशन होती है मॉक एक्सरसाइजेस इमरजेंसी और डिजास्टर सिचुएशन में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन के अंदर यूज होती है टेबल टॉप एक्सरसाइज इसमें। और इसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंटल लीडर्स जो हैं वो काम करते हैं और फ्यू आवर्स तक ये मुहित होती हैं और इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग को रियल फंक्शनली तो नहीं किया जाता, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा उसमें थोड़ा सा फोकस किया जाता है और उसको उनकी जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इमरजेंसी में जो भी पार्टिसिपेंट होती है उसमें वो उनको बताया जाता है। तो कहता है कि टेबल टॉप्स कहता है कि is sit around a table talk their way through scenarios to complete exercises। तो ज़्यादा ये पेपर वर्क में मुश्किल होती है, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज बताए जाते हैं और उसमें उन्होंने कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है वो टेबल टॉप के अंदर आता है। उसके बाद कहते हैं कि फेमिलिटी इज गेन्ड विद यू बी मोर इन्वॉल्वड एक्सरसाइज कंडक्टेड सच फंक्शनल ड्रिल्स। उसके बाद मैंने जिक्र किया बेसिकली जो फंक्शनल ड्रिल्स होती हैं वो उसमें क्या होता है कि मॉडरेटली साइज ड्रिल होती है ये बेसिकली फंक्शनल ड्रिल्स जो कह रहे हैं। तो इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिकवरी कैपेबिलिटीज जो हैं टेस्ट की जाती हैं। ये तमाम कैपेसिटी नहीं टेस्ट करते बल्कि लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिकवरी जो कैपेसिटी है वो टेस्ट की जाती है इसके अंदर। इसमें एक भी एजेंसी हो सकती है, एक ज़्यादा भी एजेंसी हो सकती हैं और ज़्यादा ये यूज़ ऑफ इक्विपमेंट हमने कैसे वहाँ पे यूज़ करने हैं फील्ड के अंदर। और नॉर्मली हाफ अ डे की एक्टिविटी होती है फंक्शनल ड्रिल्स, उसमें हम इक्विपमेंट फील्ड में भी लेके जाते हैं। हम प्लान भी बताते हैं किसी का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड में जाके वो इक्विपमेंट जो है वो यूज़ भी करके कोई भी इक्विपमेंट जो रेस्क्यू का इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, रेस्क्यू के लिए मेडिकल इक्विपमेंट है, कोई भी सर्च एंड रेस्क्यू का कोई इक्विपमेंट है तो उसको हम जाके यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शनल ड्रिल्स के अंदर आता है। लुक लाइक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यूओसी जो है हमारा उसके अंदर उसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, वर्बल रिटन कम्युनिकेशन, टेलीफोन और रेडियो मैसेजिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। सिनेरियोस फॉर द एक्सरसाइज कंप्राइज मैसेज लाइक रियली वांट टू विच द प्लेयर्स रिस्पॉन्ड। तो उसमें जो फील्ड ड्रिल्स हैं वो परफॉर्म की जाती हैं ताकि स्पेशलाइज किए जा सके फैसिलिटीज प्रेजेंट। तो वो जो कि हम ईओसी के अंदर ईओसी वही है जो आपको बताया हेडक्वार्टर की जो बात करते हैं वही आपका ईओसी है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हेडक्वार्टर जो है आपका। और फिर ये फुल एक्सरसाइज होती है, एक फुल स्केल जो एक्सरसाइज है उसके अंदर बेसिकली और रिस्पॉन्स और रिकवरी एक्टिविटीज को हम इसमें मेजर करते हैं और उसमें मोस्ट ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं। उसमें डिस्पैच फील्ड और ईओसी के जो कंपोनेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। और रियल सिचुएशन में इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है और सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तकरीबन पूरे दिन की एक्टिविटी होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, क्योंकि इसमें रियल लाइफ इवेंट्स को इन्वोक किया जाता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल भी जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। इसमें जो कि स्पेशलिस्ट इससे पहले जितनी भी ड्रेस थी उसमें
सारे थे, इसमें भी स्पेशलिस्ट सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी मे बी सिविलियन को थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन के लिए बता देते हैं तो मॉक का सिमुलेटेड नहीं होता। उसके बाद जो है ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने थोड़ा सा इसको डिटेल में नहीं बताया कि एक्सरसाइज के बाद एक्चुअली क्या होता है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज को मैनेज भी करना होता है। ये जो अपनी एक्सरसाइज करवाना है इसको आपने मैनेज करना है। उसमें हमने जो रिव्यू करना है हैजर्ड ऑफ वल्नरेबिलिटी को, उसके बाद अपना ईओपी को देखना है, करंट कैपेबिलिटी देखनी है कि क्या एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं यहाँ पे, उसकी स्केड्यूल और डेट, लोकेशन और इक्विपमेंट जो है वो हम सेट करते हैं, पर्पस उसका सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव, उसकी एक्सपेक्टेड एक्शन, मैसेजेस और एनहांसमेंट। तो वो हम उसकी नरेशन करते हैं, इवेंट्स की हमने नरेशन करनी होती है, और चैलेंजेस जो हम इसमें फेस कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। मिसाल मेजर में हम मिसाल के तौर पे एक्सप्लोजन रिजल्टिंग फ्रॉम एन अर्थक्वेक की मेजर इवेंट है, लेकिन माइनर इवेंट जो है वो फॉर एग्जांपल फायर, इस वजह से मेडिकल केयर जो सेकेंडरी फैक्ट है अर्थक्वेक का, फायर लग जाती है फायर, तो वो हम उसको करते हैं। एक्सपेक्टेड एक्शन हम क्या टेक कर सकते हैं, चैलेंजेस हम क्या फेस करें ड्यूरिंग दैट एक्सरसाइज। अब मैसेज क्या डिस्क्राइब करें, प्रॉब्लम्स हम किस तरह किस टाइप की मैसेजिंग हम कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन और पोर्शन ऑफ डिजाइन रेसिपमेंट हमारा क्या है। एवेल्युएट हम उसको कैसे करेंगे, और उसको जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसको कैसे वेरिएशन उसकी होगी, और जो हमारी इमरजेंसी पॉलिसीज हैं उसमें क्या इफेक्ट बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही, और इन्हेंसमेंट जो है इसके अंदर वो स्टिमुलेट जो करने, अगर क्लास बिल्डिंग की करनी है तो उसमें स्कैटर्ड डेब्रीज और स्मोक का जो इफेक्ट है, सेकेंडरी इफेक्ट्स जो हैं वो भी हमने उसमें उसको स्टिमुलेट करना है और उनको देखने हैं उसके अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है कैरिंग आउट एक्सरसाइज। पब्लिसाइजिंग द प्लान है कि वो पब्लिश करते हैं अपने प्लान को, और बेसिकली ये जो है वो डिफरेंट स्कूल्स में और विजिट करके, डिफरेंट जगहों पे हम विजिट करके इसको हम लोकल लोगों को, कम्युनिटी को हैंड आउट देते हैं, ब्रोशर्स के थ्रू, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ मीडिया गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उसको हम इस्तेमाल करके उसमें हम उनको बताते हैं, और उसमें फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है। तो पब्लिक को तो ज़ाहिर है कि उसको इतना डिटेल में तो फिर नहीं बताया जाता कि ज़ाहिर है कि उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीम मौजूद है जो इसलिए काम करे। तो पब्लिक है उसको हम जो बेसिक पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं, डिजास्टर प्रिपेयरनेस, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, फायर सप्रेशन, बेसिक फर्स्ट एड और साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है डिजास्टर की, और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड अगर कोई टेररिज्म अटैक आ जाता है वो हम उसकी बेसिक ट्रेनिंग, बिल्कुल बेसिक किस्म की ट्रेनिंग, वो ज़्यादा डिटेल में हम ज़्यादा किसी पब्लिक को अवॉइड नहीं कर सकते, वो ज़्यादा वो इन लोगों के पास होती है। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग है कि बेसिक फर्स्ट एड कैसे किसी को देनी है, फायर को कैसे एकदम अपनी लोकेलिटी फायर यानी कि एक्सटिंग्विशर हम फॉर एग्जांपल कैसे यूज़ करेंगे, सर बेसिक सर्च एंड रेस्क्यू आप कैसे कर सकते हो, किसी को आपने निकालना है एक डेब्रिस से, तो वो आप उसको कैसे करोगे, तो बेसिक चीज़ें वो चीज़ उसकी एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद रिसोर्स इन्वेंटरी है कि उसके अंदर हम जो पीपल हैं, सिस्टम और सप्लाईज हैं यूज़ हो रहे हैं उसका हमने ये हमें चाहिए, तो वो क्या रिसोर्स हमें डिजास्टर, एक तो हमने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि उसको रन करने के लिए क्या चाहिए, ईओपी को जिसमें उसके अपने थे, ये और चीज़ है वो उसमें उनकी अपनी जो ईओपी को रन करने के लिए जो हम ईओसी इसमें बना रहे हैं, हम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ईओसी जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, ये जो है ईओसी से भी जो हमें रिसोर्सेज चाहिए एक्चुअल डिजास्टर के लिए वो हमारे पास कौन कौन से हैं, जिसमें कम्युनिटी और कॉमर्स सेक्टर में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसकी हम असेसमेंट कैसे करेंगे, उसको हम कैसे लेके हम उसको चल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें इसके अंदर आ जाता है कि सोशल कंफर्ट जो है वो जो पर्सनल जो है जो वो लॉन्ग आवर्स के लिए, क्योंकि ज़ाहिर जब आप इमरजेंसी में काम करते हैं तो ज़ाहिर है कि वो जो फिक्स एक आप कहते हैं 9 to 5 की रूटीन होती है आपके ऑफिस में, वो आपकी दायरे की नहीं रहती, आपको कई दफ़ा कई दिन मुसलसल काम करना पड़ता है, तो एक स्ट्रेस लेवल जो होता है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो हमने उसमें लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है बोथ मैन मेड और लॉजिस्टिक, वो हमने कैसे प्लान करी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
कैसे शिफ्ट में लोग काम करेंगे, कौन सी शिफ्ट में कौन कितना काम करेगा। तो फिर हमने जो असेसमेंट भी करनी है रिसोर्सेज की, हमारी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, वो हम इसमें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद जो है ये कहते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड जेंडर इन इमरजेंसी प्लानिंग। पहले हम चाइल्ड की देखें, जो चाइल्ड को हम कैसे इसमें शामिल कर सकते हैं इमरजेंसी के अंदर। हम दो तो लेने चाइल्ड इसके अंदर, इसमें दो जो आते हैं। पहला तो ये कि जो इसके अंदर जो पहली बात तो ये कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है उसमें पहला जो है कि बेसिक सर्विसेज जो हैं वो हम जो बच्चों तक, मोस्ट वल्नरेबल चिल्ड्रन जो है बच्चों तक, वो हम चाइल्ड को हम बेसिक सर्विसेज जो हैं वो एक इशू बन जाते हैं ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी में। सेकंड जो है वो एड वर्कर्स जो हैं वो भी फ़ायदा उठाना कोशिश करते हैं। जो फॉरनर्स जो वहाँ पे विजिट कर रहे हैं वो उनका जो बिहेवियर होता है वो बच्चों के साथ वो इतना सही सही नहीं होता। उसके बाद तीन जगहों पे ये होता है कि इनको रिक्रूट किया जाता है, इनको भर्ती किया जाता है फाइटिंग फोर्सेज में, आर्म फोर्सेज में ले लिए जाते हैं, क्योंकि वो ज़रा कि उनके पास बच्चों के पास फ्री टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो वो फ़ौरन वहाँ पे असेस करते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं वो उनको रिक्रूट कर लेते हैं आर्म ग्रुप के अंदर। उसके बाद कई जगहों पे एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग भी होती है, मतलब पुअर फैमिलीज के जो बच्चे हैं उनके साथ ये हो सकता है, जिसमें वो टारगेट करते हैं कि उनको कहते हैं कि हम उनको जॉब दिलवा रहे हैं और वो ट्रैफिकिंग के लिए या एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसको या अपने मुकाबले के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह पे होता है कि उनको ऑर्फनेज एरियाज जो हैं यतीम खानों के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशन में उनको रख देते हैं। ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे उनकी इनकम बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है और साथ ही वो डिजास्टर में सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते। वो वो प्लेसमेंट ऑर्फनेज ये भी एक मसला है। स्कूल ड्रॉप आउट बहुत बड़ा इशू है कि अकेडमिक एक्टिविटीज इमरजेंसी में होती हैं और फाइनेंशियल रीजन की वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। फिर सेपरेशन ऑफ फैमिलीज, चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज हैं कि वो वो फूड और शेल्टर के लिए फैमिली सेटिंग में नहीं होते, तो फूड और शेल्टर के लिए वो स्ट्रगल भी करती हैं। फिर वायलेंस जो है अगेंस्ट चिल्ड्रन ये भी एक इशू है। चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू आता है कि सेपरेशन जब फैमिलीज होती है तो चिल्ड्रन नीड टू वर्क, काम की जरूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से वो लेबर वर्क में इन्वॉल्व हो जाती हैं और एजुकेशन नहीं पाती। फिर साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस वैसे तो ऑलरेडी सबको होती है, लेकिन चिल्ड्रन में इसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से उनको पूरी लाइफ में वो उसका नुकसान, इनको उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये तो इश्यूज थे इसके, चिल्ड्रन के इशू थे। उसके बाद जो है वो जेंडर को इमरजेंसी प्लानिंग में कैसे जो जेंडर इक्वालिटी जिसको आप कहते हैं कि उसमें हम उसको कैसे इंश्योर करेंगे इसके अंदर। तो जो पॉलिसी है उसके अंदर ये पहली बात तो ये है कि दोनों जेंडर्स को हम बेसिकली ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में इंटीग्रेट करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे वुमेन को नॉलेज और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और स्पेसिफाई करेंगे कि हम नीड्स ऑफ कि हम जेंडर डाटा जो है डिजास्टर्स के अंदर जेंडर सेंसिटिव वल्नरेबिलिटी को असेस करेंगे हम, और वुमेन्स अंडरस्टैंडिंग जो है और कैपेसिटी जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के वाले से उस पर हम काम करेंगे। और इंकरेज हम करते हैं कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को प्लानिंग द प्रोग्राम्स के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और फैसिलिटेट करते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन को रिलीफ जो हम रिलीफ देना चाह रहे हैं उसमें। ये इसका यानी कि हर उसमें जो है इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे जो हम चैलेंजेस ह्यूमन राइट चैलेंजेस हैं, और इसमें जो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो है। तो हाईको फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन जो है वो ये कहता है कि जो जितनी पॉलिसीज हैं डिसीजन मेकिंग के वाले से, रिस्क असेसमेंट के वाले से, अर्ली वार्निंग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और एजुकेशन और ट्रेनिंग के वाले से, उसमें जो दोनों जेंडर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो इक्वल होनी चाहिए, वरना ये इसमें जो
वरना ये डिजास्टर के वाले से हम इतना ज़्यादा वो जेंडर गैप होगा तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेटबैक होगा डिजास्टर के अंदर, कोई एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेशन नहीं हो सकेगी क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, तो बता रहे कि वो इसमें सेटबैक हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर। तो ये इसका थोड़ा सा आज का टॉपिक था इसके बारे में। तो समरी में हमने इसका डिजास्टर मिटिगेशन एक्टिविटीज़ की हमने हिस्ट्री बताई, उसमें हमने प्रिपेयर्डनेस के बारे से उसको डिफरेंशिएट किया कि प्रिपेयर्डनेस एक्चुअली क्या है, और ये जो है बेसिकली ये मिटिगेशन के साथ भी रिलेटेड है और रिस्पॉन्स एंड रिकवरी के साथ भी रिलेटेड है। और इसके बगैर आप डिजास्टर को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, इमीडिएट हमें रिस्पॉन्स चाहिए होती है, वो प्रिपेयर्डनेस के बगैर मुमकिन नहीं हो पाता। उसके बाद हमने इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान का भी जिक्र किया, साथ ही इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी, ईओसी का भी जिक्र किया, फिर उसके फंक्शनल एनालिसिस का जिक्र किया, और आखिर में हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन और जेंडर के हवाले से हमने उसको मेंशन किया। ये हमारा आज का टॉपिक था इसका प्रिपेयर्डनेस के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम रिस्पॉन्स एंड रिकवरी पे हम जाएंगे।